चलिए स्टार्ट। इनकम फ्रॉम क्या नाम है, जल्दी बोलिएगा। अदर सोर्स, सबसे लास्ट हेड है। जो इनकम कहीं टैक्स नहीं हुई वो कहाँ टैक्स हो जाएगी, अदर सोर्स में। पहले तो आपको कुछ नाम पढ़ाऊंगा कि कौन कौन सी इनकम है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। टारगेट लेके ऐसे 10 पेज है, इसको फिनिश करना है आज हमने जैसे भी करके। तो शुरू करिए 56 55 तक कहाँ कवर हो गया था, कैपिटल गेन। वो जब बात करता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के ऊपर, सेक्शन 55। 56 बात करता है किसके ऊपर, अदर सोर्स। एनी इनकम विच नॉट टैक्सेबल अंडर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन, जो कहीं टैक्स नहीं हो पाई वो कहां जाएगी, अदर सोर्स। तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा मेरे साथ साथ। सेक्शन 56(2) इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड, यूएच मतलब अंडर द हेड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इन पर्टिकुलर। नंबर 1 कौन सी इनकम है, नाम पढ़ना आपका काम है एज ए नॉलेज के लिए। नंबर 1 कई बार आ जाता है एक्सप्लेन एनी 5-6 नेम्स या टर्म्स जो अदर सोर्स में जाएंगे, हम कई बार लिख ही नहीं पाते, एक दो ही लिख पाते हैं, लॉटरी, गैम्बलिंग वगैरह ऐसा कुछ लिख लेते हैं, या इंटरेस्ट वगैरह लिख लेते हैं। तो मेन 5-6 अच्छे वर्ड्स आपको बताना चाहिए। नंबर 1 डिविडेंड। नंबर 2 नाम सुनना, कहाँ दिक्कत है मुझे बताना, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, पजल्स, कार्ड गेम्स। नंबर 3 एनी सम रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय टूवर्ड्स कंट्रीब्यूशन फॉर एनी क्या स्टाफ वेलफेयर फंड लाइक पीएफ और क्या ईएसआई। फुल फॉर्म पीएफ का प्रोविडेंट फंड, ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ये बताना चाहिए। हर एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी है आपकी सैलरी से कुछ पैसे काट के आपका क्या कराना, इंश्योरेंस। क्योंकि कल को कोई दुर्घटना हो जाए, दिक्कत आ जाए, आपको कुछ पैसे तो मिल जाए। जैसे प्रधानमंत्री जनधन बीमा योजना, 1 रुपए का इंश्योरेंस है, 2 रुपए का इंश्योरेंस है, पूरे साल का 2 रुपए, और 2 लाख रुपए कवर है, 1 लाख कवर है। आधे लोगों को पता ही नहीं, हमें करा लेना चाहिए, क्या दिक्कत है, कुछ हेल्प ही हो जाएगी। जितने गरीब लोग हैं बैंक में जो अकाउंट खुलवाए थे, उनका मेन मोटिव क्या था, ये कि सरकार उनकी किसी तरह हेल्प तो कर पाए, और मेन उनको बैंकिंग सेक्टर से हम लोग जोड़ पाए जो बहुत दूर है। नेक्स्ट वन, इफ इट इज नॉट, कंडीशन बोली मैंने, इफ इट इज नॉट चार्जेबल अंडर द हेड, कौन सा, अगर वहां टैक्स ना हो पाया देन इधर। अगर पहला मौका मैं आपको दूंगा, बिजनेस है, पहला मौका कहां दूंगा, पीजीबीपी। अदरवाइज यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, दायरा काफी बड़ा है। अब सिक्योरिटी में शेयर भी है, डिवेंचर भी है, बॉन्ड्स भी है, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, बहुत कुछ है। आगे इफ इट इज नॉट चार्जेबल, कहां बच्चा कहता है पीजीपी क्यों बोल रहा है सर, आपका बिजनेस भी तो होता है। अब मेरा काम है शेयर मार्केट का, स्टॉक ट्रेडिंग का। अब मैं कोई शेयर डिवेंचर लेके रख लेता हूँ, 6-6 महीने डिवेंचर मेरे पास ही पड़ा रह गया, तो कंपनी इंटरेस्ट किसको देगी, मुझे। पर मेरा तो बिजनेस है। अब चीज नहीं बिकी, इसका मतलब ये थोड़ा है कि मुझे इंटरेस्ट जो मिलेगा वो अदर सोर्स है, नहीं, वो भी किसकी पार्ट बन जाएगी, पीजीबीपी। बट हम जैसे लोग क्या करते हैं, कैजुअली ट्रेडिंग, कभी कभार ले लिया, कभी बेच दिया, कभी रख लिया, तो हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा जैसे एफडी पे मिलता है, तो वो कौन सा आ जाएगा, अदर सोर्स। नेक्स्ट, रेंट फ्रॉम लेटिंग आउट, क्या किराए पे देना, जल्दी बोलो, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर, विद और विदाउट, वो डिपेंड करता है आपका क्या सीन है। इफ इट इज नॉट चार्जेबल अंडर पीजीबी, क्यों, किसी का ये बिजनेस भी तो होता है, पुराना सामान किराए पे देना करना। जैसे कैटरिंग वाले हो गए, जो टेम्परेरी सोफे वगैरह शादियों में सप्लाई करते हैं, उनका काम यही तो है, प्रॉपर ही उनका बिजनेस है। अब आपका बिजनेस नहीं है तो इसका अदर सोर्स कभी कभार कर लेते हैं। एनी सम रिसीव अंडर क्या बताया था, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। फिर ये बात, अगर पीजीबी ने टैक्स नहीं किया तो यहां आ जाएगा। ये बताया था क्या चीज होती है की मैन इंश्योरेंस, क्या होता है, कंपनीज अपने कुछ चार्टर पर्सन, इंपॉर्टेंट पर्सन का क्या क्या आगे चलती है, इंश्योरेंस। ये अगर कल को इनको कुछ हो गया तो अपनी कंपनी तो गई। कंपनी ऐसा क्यों करती है, कंपनी को डबल बेनिफिट है। एक तो कंपनी इनका क्या पे करेगी, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का पीएनएल में क्या बुक करेगी, खर्चा, खर्चे पे हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट कम आएगा, टैक्स कम देना पड़ेगा। बट अगर आप खर्चा बुक करते हैं फिर तो पीजीबी आइटम होगी, फिर इसको कहां लेके जाइए, पीजीबी। अगर आप खर्चा बुक नहीं करते, मेरे जैसा पर्सन जनरली मैं खर्चा बुक नहीं करता, फिर भी मैं टीचर्स का क्या करके चलता हूँ, इंश्योरेंस। एक कंसेप्ट होता है, कभी सुना आपने, जीएलपी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। ये भी कंसेप्ट होता है कि 4-5 लोगों की पार्टनरशिप में ज्यादा होता है, इकट्ठी पॉलिसी करवा दो, किसी पार्टनर की डेथ हुई तो फर्म को नुकसान नहीं होगा, फर्म को पैसे मिल जाएंगे। सेम यहाँ पे अगला पॉइंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कल पूछ रहे थे जवाब अभिनव, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ क्या, कैपिटल एसेट। अगर ब्याज मिला, केस चलेगा 5-5 साल, तो सरकार ब्याज भी दिलवाएगी, वो बड़े अच्छे रेट से दिलवाती है। ठीक हो गया। अगला पॉइंट, गिफ्ट, ये तो सर हमने कैपिटल गेन में भी पढ़ा था, यहाँ पे भी बात करेंगे, यहाँ काफी बड़ी बात करेंगे गिफ्ट को लेके। वहां तो कैपिटल एसेट की बात, यहाँ तो प्रॉपर रिश्तेदार सब बीच में आ जाएंगे, जो गिफ्ट गुफ्ट मिलते हैं क्या क्या है। आइए, अदर इनकम टैक्सेबल अंडर आईओएफएस, इसके अलावा कौन से हैं, अमाउंट रिसीव अंडर फैमिली पेंशन, सुना होगा। अगर पेंशन मिलती है, देखो आपको पेंशन मिलती है तो आपकी नौकरी थी, तो वो कहाँ जाएगी, सैलरी। अगर आपको पेंशन मिलती है वो कहाँ जाएगी, सैलरी। अब मेरी मदर को पेंशन मिलती है तो कहाँ जाएगी, सैलरी। उनके बाद अगर मुझे पेंशन मिलती है तो मेरी अदर सोर्स, तो मेरी क्या होगी, अदर सोर्स। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, बेस्ट एग्जांपल एफडी। बैंक डिपॉजिट मतलब एफडी, आरडी, सेविंग अकाउंट दोनों बोल दिए। लोन गिवन,
ब्याज का काम करता हूँ जी, लोन पे पैसे देता हूँ, उस पे क्या मिलता है मुझे, ब्याज मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन किस पे, जल्दी बोलो, इनकम टैक्स रिफंड, सर इस पे भी मिलता है। अब इनकम टैक्स का रिफंड 3 महीने के भीतर भीतर आ जाना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो उस पे 0.5% पर मंथ, पॉइंट क्या बोल रहा हूँ, 5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, पार्ट ऑफ मंथ मतलब 40 दिन लग गए जी, इंटरेस्ट नहीं आया 3 महीने के ऊपर, 3 महीने के बीच में आ जाए तो 3 महीने लग जाएंगे। 3 महीने सरकार टाइम लेती है कि 3 महीने लगेंगे आपके रिटर्न को क्या करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। 3 महीने से जितने दिन लेट गए, दिन नोट कर लेना, मान लो बन गए जी 35 दिन ऐसी। अब 35 दिन कोई महीना थोड़ा होता है, तो 1 महीना 5 दिन, 35 डेज, तो 1 महीना 5 दिन, तो वहां 2 मंथ्स काउंट करेंगे, 0.5% 1 महीने का था, 2 का कितना हो जाएगा 1%, तो आपको रिफंड मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। वो इंटरेस्ट भी आपकी क्या है, इनकम फ्रॉम कौन सी, अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम कुछ याद है वर्ड, लेटिंग आउट हाउस प्रॉपर्टी, सब लेटिंग, किराए पे लेके किराए पे देना, जैसे एग्जांपल दी थी, फ्लोर ले ली किराए पे, ऑनर ने मुझे 40,000 रुपए पे दे दी, डन होगी बात, उसका बिजनेस बिजनेस जो होगा ठीक हो गया। मैंने इसके कैबिन बनाए, कैबिन बना के किराए पे दिए 12,000 के, 72,000 के। अब दी 40,000, 40 के चीज पे लेके आप आगे कितने पे दे रहे हैं, 72, जैसे लोग कर रहे हैं। रॉयल्टी इनकम नाम सुना होगा, जो बुक राइटर्स हैं रॉयल्टी इनकम पाते हैं, जो सिंगर्स रॉयल्टी इनकम लेते हैं, गाना यूज करने के लिए किसी को दे दिया और उसको गाना चला रहा है, उसके लिए रॉयल्टी इनकम है। एग्रीकल्चर इनकम, डायरेक्टर सीटिंग, डायरेक्टर की रेमुनरेशन अलग चीज होती है, बताना चाहिए, डायरेक्टर की रेमुनरेशन सैलरी अलग चीज होती है, डायरेक्टर की सीटिंग फीस अलग होती है, मीटिंग्स में बैठने की फीस अलग से होती है, ये बताना चाहिए। डायरेक्टर बनने पे जो सैलरी मिलती है वो तो अलग है। वैसे अपने बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर में आपको याद नहीं होगा, चैप्टर था मैनेजीरियल रेमुनरेशन, चैप्टर है वहां पे, वहां परसेंटेज फिक्स होती है, डायरेक्टर्स को 2%, 3%, याद भी नहीं होगा मैडम, कोरोना था। हाँ, इतना सोच रहे कि है ना याद नहीं, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, किसी को भी याद नहीं, आप छोड़िए, ठीक है। तो मैं तो भी एग्जांपल दे रहा हूँ, मैनेजीरियल रेमुनरेशन वहां फिक्स है 11% टोटल, आप प्रॉफिट का क्या दे सकते हैं, मैनेजीरियल रेमुनरेशन, तो ये सिटिंग फीस उससे अलग होती है। नेक्स्ट, सैलरी ऑफ एमपी एमएलए, किसी को मेरा फर्स्ट लेक्चर याद हो, हमने कहा था एमपी एमएलए एमएलसी सैलरी चैप्टर में, वो सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा, बिकॉज वहां पे इंप्लॉयर इंप्लॉई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, तो इनकी सैलरी एमपी को, एमएलए को, एमएलसी लोकल कॉर्पोरेशन मेंबर्स को जो मिलती है अदर सोर्स में जाएगी, सैलरी में नहीं जाएगी। नहीं नहीं जी, टैक्सेबल है, पर्क्स एग्जम्प्टेड है, पर्क्स अलाउंसेस, कार के पैसे मिले, ड्राइवर के पैसे मिले, कोठी में रह रहे हैं जो गाड़ी वगैरह घर वगैरह मिलता है उसके जो पैसे मिले, पर्क्स, सैलरी इज टैक्सेबल, बट कौन से में, अदर सोर्स, नॉट सैलरी, सैलरी हट नहीं जाएगा। डन। नोट, इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन, ये थोड़ा पॉइंट छोड़ दीजिए, आपके मतलब का नहीं है, इसको स्किप, ये थोड़ा सी लेवल का गया। लोग बात करते हैं टैक्सेशन ऑफ किसकी, गिफ्ट की, यही मेन सेक्शन है, बाकी दूसरा टाइम पास है। एनी गिफ्ट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम किससे, एम्प्लॉयर, ड्यू टू एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, वो कहां टैक्सेबल होगा, ऑलवेज टैक्सेबल, वहां तो 1 रुपया भी माफ नहीं था, याद है, इन काइंड माफ था, कितने तक, 5,000 तक, वैसे नॉलेज बता रहा हूँ। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 1 साल में कितने रुपए तक का गिफ्ट, इन काइंड बोल रहा हूँ, इन काइंड दे सकता है, 5,000 तक पूरे साल में। कैश तो 1 रुपया भी दिया टैक्सेबल है, मेरे एम्प्लॉयर ने 10-10 रुपए सारे एम्प्लॉयज को बांटे, तो वो भी क्या है, टैक्सेबल। हाँ, इन काइंड, तो वहां लड़ाई थी, अगर याद हो, मेरे एम्प्लॉयर ने 7,000 रुपए की घड़ी, वॉचेस टाइटन की लेके सारे एम्प्लॉयज को दे दी, तो वहां लड़ाई ये थी, कुछ बुक्स कहती हैं कि 5,000 तक की घड़ी माफ है, 2,000 टैक्सेबल करिए। कई लॉ ऐसे पढ़ते हैं, दोनों पॉइंट ठीक है आज के टाइम पे, कई ये क्या, आपकी बुक कहती है डिफरेंस, आपकी बुक कहती है 7,000 की घड़ी थी, 5,000 तक की घड़ी माफ थी, 2,000 रुपए क्या होना चाहिए, टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय, कि तुझे फ्री में क्यों दे रहा है, सस्ते में क्यों दे रहा है, वो प्लानिंग थी। कई बुक्स कहते हैं नहीं जी, अगर कंडीशन टूटी 7 का 7 टैक्सेबल होगा, किसके हैंड में, एम्प्लॉय, बट हम यहां बात नहीं कर रहे। अदर सोर्स ने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में जो भी गिफ्ट देगा 1 रुपया माफ नहीं किया, लिखा इवन इफ रिसीव्ड ऑन इस पे मैरिज, चाहे उसकी मैरिज पे भी। बच्चा कहता है फिर मतलब क्या, मैरिज पे कुछ माफ है क्या, अभी पढ़ेंगे आप। अंडर इनकम फ्रॉम कहां जाएगा, सैलरी, याद करिएगा, गिफ्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में माफ नहीं है, इवन दो चाहे वो मैरिज पे भी दे, हाँ, बट जो माफ है वो 5,000 वाला कहां पे, सैलरी चैप्टर में, यहां कोई बात नहीं। अब डायग्राम बड़ी ध्यान से सुनना, ये डायग्राम बड़ी ध्यान से सुनना आप लोग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। एनी बेनिफिट, ऊपर आप पढ़ लीजिए, लाइन पढ़ लीजिए एक बार, क्या लिखा हुआ है ऊपर, 2 पॉइंट पढ़ना, प्रिया रीड करना, एनी बेनिफिट, पर्क्स, अगर आपको कोई गिफ्ट वगैरह बिजनेस से मिलता है, जैसे अपने यहाँ पे मोस्टली बिजनेसमैन को क्या मिल जाते हैं, टूर्स, अपने कूपन्स,
कोई लॉटरीज प्राइजेस कुछ भी निकल जाते हैं, तो लाइक दैट वो बिजनेस से रिलेटेड है, तो उसको कहाँ ट्रीट करो, बिजनेस में। यहाँ मत बात करो उसकी, तो सैलरी की सैलरी में बात करो, बिजनेस की बिजनेस में बात करो, बाकी रह गए हम जैसे लोग। अब आइए थर्ड वन, अदर गिफ्ट, वो कहाँ जाएंगे, अदर सोर्स। अब डायग्राम ध्यान से सुनना, मैं यहाँ से पढ़ूंगा इस तरीके से, आप भी इस तरह कर लीजिएगा। एनी गिफ्ट एसेट एक्वायर्ड फॉर, क्या वर्ड है सर, लो कंसिडरेशन बाय एनी पर्सन। अब लो कंसिडरेशन तो कहीं डिफाइन ही नहीं है कि लो कंसिडरेशन क्या, मैं कम पैसे पे कोई भी चीज एक्वायर करते हैं तो ऊपर कुछ था नहीं आइए पहला पॉइंट, 56 to 10 एप्लीकेबल कब से लगना शुरू हुआ जी, 1/4/2017 से। चलो क्या लगा, सुनना मेरी बात को। यहाँ कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है, MRIDHUDLAITC, ये सिंपल सिंगल वर्ड्स हैं, क्या करने के लिए इनका जो पूरा डेफिनेशन है वो अगले पेज पे दिया हुआ है। जैसे मेरे अकॉर्डिंग मैंने इसको क्या किया हुआ है, मिस्टर ID हटला ITC, मिस्टर ID हटला ITC, तो मेन में याद होता है, मिस्टर हो गया, ID एक तरफ हो गया, हटला एक तरफ हो गया, और ITC एक तरफ हो गया। या करने का तरीका, क्योंकि इन पे 56 to 10 नॉट एप्लीकेबल, मतलब इन लोगों को, इन लोगों से गिफ्ट मिले करे तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, चाहे फ्री मिले, चाहे लो कंसिडरेशन मिले, चाहे इनएडिक्वेट मिले, हम पूछेंगे ही नहीं यार, हम आपसे पूछेंगे ही नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन पूछेंगे ही नहीं, ये कौन लेगा, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इनको तो पहले यही बंद कर दिया, देखो इस बॉक्स को तो मैंने यही बंद कर दिया। if gift received from Mr. ID हटला ITC, क्या रहेगा, if gift, नाम पढ़ेंगे, what do you mean by Mr. ID हटला ITC, तो इन पे ये अदर सोर्स लगता ही नहीं। और गिफ्ट का मतलब बहुत बड़ा है, मनी, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मूवेबल, इमूवेबल। मैं सर कुछ नहीं पूछूंगा आपसे, ना मनी पूछूंगा, ना मूवेबल, ना इमूवेबल, बस मुझे बता दो गिफ्ट लिया किससे, मिस्टर ID हटला ITC। मगर चलो मान लो ये लोग नहीं, मान लो ये लोग नहीं है, अदरवाइज आ जाइए, फिर पूरी आप जांच करेंगे। क्या जांच करेंगे, 3 प्रकार के गिफ्ट हैं सर। नंबर 1 ले लीजिए, 3 प्रकार के गिफ्ट हैं। नंबर 1 कौन सा गिफ्ट है, जल्दी बोलिए, मनी। दूसरा गिफ्ट कौन सा है, मूवेबल। तीसरा गिफ्ट कौन सा है, इमूवेबल। ध्यान से समझना, यही चार्ट में है ना, बाकी तो आगे सारा सिंपल है। ये बड़ा टेक्निकल चार्ट है, आप देख रहे होंगे कुछ कंडीशन लिखी हुई है। मनी में क्या लिखा हुआ है निखिल, बताओ। अब मनी में तो कंसिडरेशन होगी भी क्या, मैंने अगर आपको 11,000 गिफ्ट दिए तो उसमें मैं लूंगा क्या आपसे कि 2,000 मुझे दे दे, मैं तो 9,000 ही दे देता पागल, सोचने वाली बात है। तो मनी में ये पॉइंट नहीं आएगा। तो बाकी प्रॉपर्टीज में, इमूवेबल में, ये हो सकता है मैं आपको चीज सस्ते में दे दूं या फ्री में दे दूं। देखो सस्ते में देना और फ्री में देने में भी सरकार ने प्लानिंग रखी कि लोग प्लानिंग कर लेते हैं कि मैं तो फ्री में दे रहा हूँ, फिर तो तू भाई फंस गया, तो फ्री में क्यों दे रहा है। मैं क्या, फ्री में नहीं दिया, मैंने इनएडिक्वेट। हम कहेंगे फिर तूने उतने पैसे भी नहीं लिए जितने तेरे बनते थे, तो कारण क्या है, तो कौन कौन सा केस पूछा जाएगा। तो दोनों पॉइंट समझो ध्यान से। पहला पॉइंट, मनी में विद और विदाउट कंसिडरेशन हो ही नहीं सकता, मनी तो फ्री दे रहे हैं आप लोग। तो इफ, लॉ ध्यान सुनना, लॉ ध्यान सुनना, इफ एग्रीगेट मनी, एग्रीगेट समझते हैं, टोटल, टोटल मनी ग्रेटर देन कितनी है, 50,000, ये लो आ सकता है। ये एक्सप्लेन द गिफ्ट, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ गिफ्ट, तो पूरा डायग्राम अच्छे से बना के आना, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। तो क्या, इफ एग्रीगेट मनी ग्रेटर देन कितने से है, 50,000, देन होल ऑफ मनी शैल बी टैक्सेबल, 1 रुपया भी माफ नहीं करेंगे। अगर पूरे साल में, लोग सोचते हैं क्या ये एक बंदे से है, नहीं, सारे लोगों से मिले एक बंदे को, जैसे मैं बैठा हूं, मुझे कहीं से भी 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 2,000 करके 50,000 से एग्रीगेट पूरे साल में मनी प्राइजेस, जैसे कोई आपने शगन वगैरह रख दिया, बर्थडे हो गया, गिफ्ट हो गए, तो लोग कैश प्राइजेस आपको दे रहे हैं, कैश चीजें दे रहे हैं, तो आप इकट्ठे कर रहे हैं शगन। अगर 50,000 से ज्यादा मिले, देन द होल अमाउंट, मान लो मिले 51,000, 51,000 में 51,000 मिलने से 1,000 रुपए ऊपर गया, 1,000 ऊपर जाने से कंडीशन टूट गई। एग्रीगेट पूछा था, आप कहते तो शायद कोई पर इवेंट है, नहीं पर इवेंट नहीं है, क्या आप दिवाली पर, बर्थडे पर सोच रहे हैं, नहीं नहीं, पूरे साल का जिस असेसी की आप बात कर रहे हैं, एग्रीगेट अगर 50,000 से 1 रुपए भी ज्यादा मिला, देन द एंटायर अमाउंट, मैं उसको वर्ड क्या बोलता हूँ, बोल कीजिएगा, एंटायर, एंटायर अमाउंट उस साल आपके हेड में, अदर सोर्स में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। डन बात। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है जनाब, मूवेबल। साथ में कुछ लिखा हुआ है ब्रिक्स, अगर आपको दिख रहा हो, SSJDPSAOB, इसके भी फुल फॉर्म अगले पेज पे है। शेयर्स, सिक्योरिटीज, ज्वेलरीज, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियंस,
ये सारी चीजें, मतलब जो एंटीक्स थी कैपिटल गेन में, याद है जो कैपिटल गेन में थी, जिसको हमने एक्सक्लूड पार्ट में इंक्लूड किया था, याद है, शेयर, सिक्योरिटी, डिबेंचर, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियंस, सिक्के, पुराने सिक्के, वो सब कुछ। यहाँ दो बातें होंगी, अब प्रॉपर्टी है, इन काइंड है, तो यहाँ दो बातें हैं, आप विदाउट कंसिडरेशन दे रहे हैं या इनएडिक्वेट, पैसे ले रहे हैं या पैसे नहीं ले रहे। अब ध्यान से सुनना चीज को, मैं कहा जी फ्री दे रहा हूँ, जैसे आपके बर्थडे पे कोई आया, कैश प्राइस नहीं लेकर आया, शेयर्स गिफ्ट कर दिए, ज्वेलरी ले आया, सिंपल चीज है, कोई पेंटिंग दे दी, ठीक है, कोई ड्राइंग्स हो गया, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन हो गया, कोई बुलियन पुराने सिक्के, जब मेरे दादा परदादा के होते थे पुराने देते हैं, उन्हें चांदी का सिक्का देते हैं आपको, पॉलिश करा के साफ करा के। मेरे पास किसी का पड़ा था 1890 का 1890 का सिक्का पड़ा है, वो किसी को मिला होगा जमीन से, अपने को गिफ्ट कर दिया, ये आप रख लीजिए, आप संभाल के रखा हुआ है, तो वो चीज है पुरानी एंटीक है, आने वाले टाइम में उन्हीं की कीमत है, ठीक है। तो इफ एग्रीगेट, एग्रीगेट यहां भी किया हमने, पर यहाँ प्रोडक्ट है तो यहाँ मैं क्या बोलूंगा, एफएमवी, फेयर मार्केट वैल्यू, उसका आपको तो चीज फ्री मिली, उसका कोई तो रेट होगा, आपके घर पे की गेस्ट आते हैं, गिफ्ट देके जाते हैं, उस पे जो प्रिंट का रेट होता है वो, हाँ, कारण क्यों, ये आप सोची जाए 2000 का सलाही 500 का है, कारण ये है, कारण ये नहीं कि रेट पता चल जाए, असली मेरा पता चल जाए कितने का है, दिक्कत ये है, साला कहता है भाई ये बटे दे, इसको उड़ा दे, पर्ची फाड़ दे, इस पे टेप लगा दे, फलाना कर दे, जो भी करना है उड़ा दे, बस दिखे ना। कई जान के लेके आते हैं, देख ले साले ये कितने का लेकर आए तेरे लिए, और तू भी ध्यान रखियो, तो वो अलग अलग किस्म के लोग हैं, तो हम वहां पे रेट कैसे लेंगे, आप कहते हैं जी बड़ा सिंपल सा एक्सक्यूज है, मुझे कैसे पता कितने का, मैं अनपढ़ आदमी, मार्केट में तो बिकता है, आप कोई भी रेट आज के टाइम पे, पढ़े लिखे लोग हैं, कल मार्केट में गए, कोई ट्राइपॉड स्टैंड लेना था, हम सोचे यार पता नहीं अपने को ठगी ना लगा ले, कोई ये ना कर ले, मैं कहा क्या ठगी लगाएगा, 100 रुपए कमा भी लेगा, क्या करेगा, सुबह से आके बैठा है, शाम तक 100 रुपए नहीं कमाएगा, तो नेट पे स्टैंड का रेट पता कर, 2000, अगला माल रहा 2100, बात खत्म हुई, कौन सा उसने मांगे 15,000 लगेंगे जी, हैं आप डर के, ये नेट पे 2000 दिखा रहा है, ऐसा तो फर्क ही नहीं, जब से इंडिया ग्लोबल हुआ है हर चीज नेट पे रेट है, अब जाने से पहले 4 वर्क उसके सामने खड़े सर्च कर लेते हैं, देख भाई, अगला कहता है जी मैं ही 1900 का दे देता हूँ, नेट पे ना जाइए, कारण उसको फिर भी 1600 का मार्जिन बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ, वहां खड़े खड़े में दो चीजें और ले ली, अगर ने एक में रेट कम किया तो और ले ली, चल ये भी दे दे, लेना तो भाई ये, फिर ये भी कैमरा दे दे, पुराना दे दे, वो क्यों, आजकल सारे रेट कॉमन है, किसको नहीं पता एफएमवी क्या चीज, प्रोडक्ट की फेयर मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन 50,000 है, गिफ्ट फ्री मिला या रखीगा, गिफ्ट फ्री मिला है, अगर सारे गिफ्ट की कीमत पूरे साल में, फिर वही पर इवेंट नहीं है, बच्चे का दिमाग घूम जाता है, कई बार हमने पर ट्रांजैक्शन सोच लिया, नहीं नहीं पर ट्रांजैक्शन नहीं है, आप पूरे साल के गिफ्ट्स इफ मूवेबल हैं, ये ज्वेलरी ड्राइंग वगैरह जो भी होंगी, पर यही होने चाहिए, इसमें आईफोन कवर नहीं है, आप आईफोन गिफ्ट दे सकते हैं किसी को देना चाहें, हाँ, पहले मैं, ठीक है, तो किसी को भी दे सकते हैं, तो उसमें अदर सोर्स का कोई झंझट है ही नहीं सर, पूरा मानते ही नहीं सरकार, उसको गिफ्ट ही नहीं मानती, टीवी हमने बोला ही नहीं, फर्नीचर दे 1,00,000 रुपए का, दे दो, आ रहा है गिफ्ट, आ रहा है, मैं क्या हुआ टेम्पो में आ रहा है, हाँ, डर जाएगा, ये सोफे आ रहे हैं जी गिफ्ट में, हो सकते हैं, तो सरकार उसको गिफ्ट ही नहीं मानती, पहली बात, मूवेबल एसेट है, उसको हम गिफ्ट ही नहीं मानते, कोई टैक्स नहीं है जी, आज भी आप उसको गिफ्ट कर सकते हैं किसी को भी, अभी आपको पढ़ाऊंगा, देन एंटायर एफएमवी शैल बी क्या, टैक्सेबल, तो लॉ याद करने का तरीका, जहां आपने फ्री में चीज दी किसी को, 1 रुपया नहीं लिया, वहां एंटायर अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी, अगर 50,000 से ऊपर गए तो, अगर 48 तक की लिमिट बनती है देन मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, देन यू आर एग्जम्प्टेड, ठीक है, एग्जैक्ट 50 बनती है तब भी आप बच जाएंगे, ग्रेटर देन मुझे 50 चाहिए, 50,000 10 रुपए भी हुए देन यू आर लाइबल, हाँ जी, ये जो ब्रैकेट में लिख रखे हैं इन्हीं पे एप्लीकेबल, हाँ जी, फिर एसेट तो डिफाइन करनी ही पड़ेगी, दे दो, वो तो कह रहे हैं एसी फ्रिज, मैं बोल रहा हूँ टीवी, आईफोन बोल रहा हूँ मैं तो यार, अब एसी फ्रिज की बातें कर रहे हैं, मैं तो 1.5 लाख की बात कर रहा हूँ, वो सरकार नहीं मानती, उसको हमने नहीं कैपिटल एसेट में कवर किया अपने डेफिनेशन में, देखो वहां पे हमने कितनी चीजें छोड़ी, हर चीज नहीं हम लोग कवर कर रहे, पर जहां हमें लगा, हाँ आने वाले टाइम में आपके लिए बात पे आते हैं, कभी लगेगा तो अमेंडमेंट सेक्शन हमारे पास है, उसमें अमेंड करके 1-2 एसेट का नाम जोड़ देंगे, अभी के लिए फिलहाल ये एसेट बाहर, अभी यही है सिर्फ जो नाम लिखी हुई है, SSJ जो भी लिखी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपने कम पैसे लिए मुझसे, इनएडिक्वेट, 80,000 की पेंटिंग आप मुझे गिफ्ट में दे रहे हैं जी, और मुझसे सिर्फ 25,000 रुपए ले रहे हैं, 80,000 की पेंटिंग आप मुझे दे रहे हैं और मुझसे सिर्फ कितने ले रहे हैं, 25, आपने मेरे कितने का फायदा किया, 80 माइनस 25 कर लीजिए, इट्स 55,000, ये तो मैं एक की बात कर रहा हूं, और यहाँ पे भी क्या है, इफ एग्रीगेट एफएमबी, ब्रैकेट में समझना क्या एग्रीगेट, क्या ध्यान देना, एफएमबी माइनस क्या है, माइनस क्या है, अब फ्री तो नहीं मिल रही, कुछ पैसे तो आप भी दे रही हो, सबका एग्रीगेट कर लो,
कितने गुड्स आए इतने, आपने उसके बदले में कितना कितना दिया वो माइनस करके, अगर डिफरेंस 50,000 से ज्यादा हुआ, लॉ सुनना बड़ा अच्छा है, अगर माइनस करके डिफरेंस 50,000 से ज्यादा हुआ, देन यहाँ ठीक कर लीजिए, डिफरेंट नहीं है यहाँ डिफरेंस है, देन डिफरेंस बिटवीन एफएमवी एंड कंसीडरेशन शेल बी क्या होगा, टैक्सेबल। जैसे मेरी एग्जांपल में था 80 माइनस 25 कितना बना 55, 55 50 से बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 55 50 से ज्यादा है तो एक्सेस कितना आ गया, यहां एक्सेस टैक्सेबल है कितना 5, नाउ 5,000 इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर, जिसने गुड्स या प्रोडक्ट या गिफ्ट रिसीव करा। याद रखो कहां एंटायर अमाउंट है, बड़ा चक्कर पड़ जाता है ये, वहां 50,000 से 2 रुपए भी ऊपर गया ना, 2,000 गया 52,000 बना, then entire 52,000 taxable in the hand of receiver who receives the money या who receives the gift without consideration। यहां जहां आप कुछ पैसे देंगे, जहां आप कुछ पैसे देंगे वहां हमने धक्का नहीं किया, मैं क्या पूरे गिफ्ट का एफएमवी ले लूं, माइनस आपने भी कुछ दिया होगा, इफ द डिफरेंस बिटवीन एफएमवी माइनस कंसिडरेशन ग्रेटर देन 50,000 देन द डिफरेंस बिटवीन एफएम कंसिडरेशन वाज द टैक्सेबल, द डिफरेंस होगा। अगला पॉइंट विदाउट कंसिडरेशन, अब प्रॉपर्टी कौन सी जल्दी बोलो, जमीन बिल्डिंग लैंड, अब यहाँ पे एफएमवी तो होती नहीं, यहाँ पे क्या चलती है एसडीवी, सरकारी वैल्यू, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, पढ़िए लॉ। इफ यहाँ पे पर प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी छोटी मोटी चीज नहीं है, यहाँ पे हमने पर साल का गिफ्ट नहीं करा, यहाँ पर ट्रांजैक्शन देखा जाएगा, पर प्रॉपर्टी पर बड़ी छोटी लिमिट आप ऐसे फंस जाएंगे। इफ पर प्रॉपर्टी एसडीवी ग्रेटर देन, अगर उसकी सरकारी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, देन एंटायर एसडीवी शेल बी टैक्सेबल। अब आज के पंचकुला के टाइम में 50,000 रुपए में आएगा क्या, एक गज नहीं आना, एक गज मरने के लिए भी 4 गज ही है, एक गज भी नहीं आना भाजी, कहाँ देखो ऐसे ही चलना है क्या खड़े खड़े, उसके लिए भी लाख 1.25 लाख रुपए चाहिए। तो वहां पे बात कर रहे हैं एसडीवी बड़ी छोटी रखी, बड़े छोटे प्लाट्स रखे, जहां 50,000 बड़ी छोटी सी अमाउंट है, तो उसके लिए अगर पर याद रखिएगा यहाँ पे कंडीशन एग्रीगेट नहीं है, यहाँ पे क्या है पर प्रॉपर्टी। इफ पर प्रॉपर्टी एसडीवी ग्रेटर देन 50 और आपने 1 रुपया भी नहीं दिया, देन एंटायर एसडीवी शैल बी टैक्सेबल। डन हो गया, यहां तक डाउट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट इन एडुकेट कंसिडरेशन पढ़िए। इफ पर प्रॉपर्टी, अब मैं देखो कुछ पैसे भी दे रहा हूं, ये नहीं फ्री में ले रहा हूं, वही बात आ गया आपका कैपिटल गेन वाला। इफ पर प्रॉपर्टी एसडीवी माइनस कंसिडरेशन, वही लो वहां पे एफएमवी माइनस क्या था कंसिडरेशन, यहाँ पे एसडीवी माइनस क्या रखा कंसिडरेशन, ग्रेटर देन कितना 50, इतना ही नहीं कहा, एक कंडीशन और लगाई, या तो वहां पे 110 पर वाली कंडीशन थी, कंसिडरेशन का 110, यहाँ पे भी कॉपी करा हमने, ये नहीं कि हर केस उठा के चले जाओ, हर केस के केस में कहो जी 10 लग गया 10 लग गया, नहीं, कुछ गैप माफ भी करना सीखो, क्योंकि एसडीवी और कंसिडरेशन में कई बार छोटा मोटा फर्क हो ही जाता है। सरकारी वैल्यू 30 लाख 30 लाख, आप 28 लाख का बेच रहे हैं तो क्या खास बात हो, 2 लाख रुपए के चक्कर में अदर सोर्स ना लेके आओ उसको, तो छोड़ दो बंदे को, पर कंडीशन वही पर प्रॉपर्टी है। क्या दूसरी कंडीशन भी आपकी शिवा क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई, क्या पहले तो डिफरेंस, अगर 28 और 30 लाख के बीच में डिफरेंस देखें, डेफिनेटली इट्स ग्रेटर देन 50,000, कोई 28 लाख और दोबारा बोला मैं सब लॉ बड़ा अच्छा बन गया, 28 लाख और 30 लाख के बीच में डिफरेंस कितना हुआ 2 लाख, जबकि ग्रेटर देन कितना हो गया 50, आप तो कहने लगे हाँ जी लगेगा, मैं क्या अगले लाइन तो सुन लो मेरी, एंड क्या एसडीवी इज मोर देन किससे 110% ऑफ कंसिडरेशन। अब मेरा कंसिडरेशन क्वेश्चन में कितना था, गलत ना करूं 28 लाख का अगर मैं 110% करूं तो कितना बनता है जल्दी बोलिएगा, 30,80,000, 30 लाख 80, बट मेरा एसडीवी कितना था 30, तो एसडीवी मेरा कंसिडरेशन से कम, तो यहां मेरी कंडीशन टूट गई, तो इस केस को फॉलो अप नहीं लिया जाएगा फॉर कौन से पर्पस के लिए, अदर सोर्स। बस सिर्फ एक कंडीशन नहीं है कि डिफरेंस देके भाग लो कि 28 और 30 दोनों के बीच में कितना अंतर 2 लाख का, अब कहते 50,000 से ज्यादा हो गया टैक्स लगाओ, सुन तो लो ठीक है टैक्स लगेगा, बट एक और कंडीशन है, क्या कि क्या आपकी एसडीवी ज्यादा है किससे 110% ऑफ किससे कंसिडरेशन से, अगर दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई होती हैं देन डिफरेंट की जगह फिर भी वर्ड क्या आएगा डिफरेंस, देन डिफरेंस बिटवीन द एसडीवी एंड कंसिडरेशन शैल बी क्या हो जाएगा टैक्सेबल। एग्जांपल लीजिए मैंने आइको, मान लो आप सेल प्राइस कितने का करती हैं प्लॉट 28 लाख, आपके प्लॉट की सरकारी वैल्यू कितनी थी रजे 30 लाख, पहले चेक कराओ क्या डिफरेंस है कि नहीं है,
एसडीवी, और इसको बोलते हैं सेल प्राइस का मतलब मेरा किससे है, कंसिडरेशन। कितने मिक्स हो जाओगे, क्या मतलब बोल रहा हूँ मैं, सेल प्राइस का मतलब किससे है, कंसिडरेशन। आपने लॉ पढ़ा एसडीवी माइनस कंसिडरेशन, एसडीवी 30 लाख माइनस 28 लाख, कितना डिफरेंस आ गया, 2 लाख। आपने कहा था ऊपर तो लिमिट कितनी है 50 लगेगा, बट अगली कंडीशन भी सुनो, एंड आपकी एसडीवी प्राची ज्यादा होनी चाहिए किससे, कंसिडरेशन के 110 से। 28 लाख का मैडम देखो 110% आपको करना चाहिए, ऐसे ही कर लो, 10% 280 होता है, 28 लाख का 10% 280 होता है, 280 इसमें ऐड करोगी तो कितनी, 30 लाख कितना बनता है 80, बट आपका तो एसडीवी है ही कितना 30, वो लोअर है, मतलब एसडीवी ज्यादा होना चाहिए इस लॉ को लगाने के लिए, बट आपका एसडीवी कम है। और बीच में मैंने वर्ड क्या लिखा हुआ, एंड मतलब बोथ कंडीशन यू हैव टू सेटिस्फाई, नहीं लगेगा जी फिर इसमें नहीं, पर इतनी प्लानिंग चल जाएगी, इतनी प्लानिंग। जबकि पहला लॉ लग गया, इस पे लिख सकते हैं पेपर में जितना मर्जी अच्छा केस ना लो यार, ऐसा बना के आओ कि पहला केस इस पे लग गया ड्यू टू द डिफरेंस इज मोर देन 50,000, बट वी हैव टू चेक द सेकंड वन कंडीशन आल्सो, एंड सेकंड कंडीशन इज दैट एसडीवी इज मोर देन होनी चाहिए 110% ऑफ इसका कंसिडरेशन, बट इन दिस केस 28 लाख का 110 करेंगे तो कितना बनता है कैलकुलेटर पे, 30,80,000, 30,80,000, बट इन दिस क्वेश्चन अपना एसडीवी कितना है 30 लाख, सो सेकंड कंडीशन कांट बी फुलफिल्ड, सो दिस केस इज नॉट रेफर्ड अंडर द अदर सोर्स, तो इसमें कोई डिफरेंस टैक्सेबल नहीं। तो इसलिए करा था शिवा कि हर छोटा छोटा केस रेफर ना करो, हर माड़ी माड़ी जगह पे आप पकड़ने लग जाए, ठीक है 10% तक का कैप, पहले ये कैप 105 था, टॉलरेंस बैंड बोलता हूं मैं तो इसको, इतना का ये इतने तक छूट दे देंगे चल, 5% तक था, फिर थोड़ा और बढ़ा दिया कि प्रॉपर्टीज में इतना हेर फेर हो ही जाता है, क्या इसमें लड़ाई झगड़ा करना, तो 10% तक का कर लो, पर 10% से तो लॉयर रहेगा। तो क्या पूरी कहानी है, इस पेज की कहानी है, बाकी तो सब ठीक है और निकाल देंगे अपन, इस पेज की तो कहानी है गिफ्ट की, पेपर में शॉर्ट नोट भी आ जाता है, बड़ा भी आ जाता है, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ गिफ्ट, जितना मर्जी बड़ा लिख लो इसको यार, आपको 6 पेज कम पड़ जाएंगे सर, जितना मर्जी लिख लो, मिस्टर आईडी हटला को लिखने लग जाए ना, तो 1 पेज तो वही खा जाएगा, फिर मूवेबल एसेट के नाम लिखने लग जाए, शेयर प्रॉपर्टी उसकी एग्जांपल लेके, कितना मर्जी बना लो उतना कम है। तो पॉइंट क्या, 56 to 10 लगता है इस पे सेक्शन। पहला पॉइंट तो अगर मिस्टर आईडी हटला आईटीसी से कोई भी गिफ्ट आया, मैं तो बोल रहा हूँ कोई भी, कोई मतलब मनी या प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल, उस पर सेक्शन लगेगा ही नहीं, ये खत्म, ये 50 कुछ है ही नहीं। अगर इसके भी अलावा आया फिर मैं जरूर पूछूंगा, हाँ जी क्या मिला, आप कहते पैसे मिले, अब पैसे में तो विद और विदाउट होते नहीं, कौन सिर्फ क्या होता है विदाउट, अगर एग्रीगेट 1 साल में आपको पैसा 50,000 से ज्यादा मिला, देन एंटायर अमाउंट इज टैक्सेबल, ये पैसे की बात हो गई। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में कौन सी है, मूवेबल इमूवेबल, पहले बात करते हैं मूवेबल, मूवेबल में कौन है, शेयर, सिक्योरिटीज, ड्राइंग्स, ज्वेलरी, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियंस, ये हो गया। ये या तो विदाउट कंसिडरेशन मिल सकता है या विद कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट, विदाउट मिलेगा फिर वही बात, एग्रीगेट एफएमवी, क्यों प्रोडक्ट है तो एफएमवी जाएंगे, इफ एग्रीगेट एफएमवी ग्रेटर देन 50,000 है, देन एंटायर अमाउंट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट, रिसीवर को मिलेगा। अगर मैंने कुछ पैसे दिए, देन इफ एग्रीगेट ब्रैकेट एफएमवी माइनस कंसिडरेशन, जो डिफरेंस है ग्रेटर देन 50,000, देन द डिफरेंस बिटवीन एफएमवी एंड कंसिडरेशन इज अ टैक्सेबल। अगला केस प्रॉपर्टी इमूवेबल, मतलब लैंड बिल्डिंग, यहां चलेंगे सरकारी रेट के अकॉर्डिंग, इज द एसडीवी नॉट एफएमवी, एसडीवी विदाउट कंसिडरेशन, इफ पर प्रॉपर्टी एसडीवी ग्रेटर देन 50,000, देन एंटायर एसडीवी जो भी होगा इज टैक्सेबल। अगर आपने कुछ पैसे दिए, लास्ट केस, तो यहां पे इफ पर प्रॉपर्टी, वर्ड फिर पर प्रॉपर्टी है, एस एग्रीगेट ब्रैकेट में एसडीवी माइनस कंसिडरेशन, वाले केस में एसडीवी 30 लाख माइनस कंसिडरेशन 28 लाख, इफ ग्रेटर देन 50,000, देन डिफरेंस प्लस, रुक जाइए अभी प्लस नहीं बोलूंगा, प्लस क्या, एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ क्या कंसिडरेशन, देन द डिफरेंस बिटवीन एसडीवी एंड कंसिडरेशन शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ रिसिपिएंट विदाउट अप्लाई। ये एक ओवरऑल आपका अदर सोर्स का क्रक्स था, हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, बाकी आपकी बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन हमें आते हैं, उसको अकॉर्डिंग कवर करेंगे। लो जी अगला पेज फटाफट आप पढ़ना शुरू करिए मेरे साथ साथ। मीनिंग, नोट मनी प्रॉपर्टी नॉट टैक्सेबल इफ इट इज रिसीव्ड, फास्ट हो जाइए। एम, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, तभी अपने यहाँ पे जितने गिफ्ट मिलते हैं शादी में मिलते हैं, शगन जितने मर्जी दे दो, कोई जवाब दे ही नहीं है, 11,000 21,000 51,000 जो मर्जी पकड़ा दो, कोई दिक्कत ही नहीं, ज्वेलरी ज्वेलरी जो मर्जी परचेज करो मैरिज पे, बट इंप्लॉय का माफ नहीं था,
एम्प्लॉय को माफ नहीं था, उसको टैक्सेबल था, बाकी सबको अपने जैसे लोगों को मैरिज पे जो भी गिफ्ट मिलेगा सारा माफ है। फ्रॉम एनी रिलेटिव, आर फुल फॉर्म एम आर था ना वहां पे मिस्टर, तो एम का मतलब मैरिज, आर का मतलब रिलेटिव। बच्चा कहता है व्हाट डू मीन बाय रिलेटिव, अभी पढ़ाऊंगा आगे आएगा। आई अंडर विल और इनहेरिटेंस, याद है कुछ, जदी प्रॉपर्टी खानदानी, कोई बाय विल आपके नाम आ गई, दादा परदादा के नाम प्रॉपर्टी, बाद में आपके फादर के नाम, फिर आपके नाम। डी इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, किसी की डेथ के कारण उसके लीगल ऑनर बाद में आप बन गए, वो चीज हो गई। टी बाय वे ऑफ एनी ट्रस्ट, बताया था मैंने आपको, कुछ पेरेंट्स अपनी प्रॉपर्टी किसके नाम कर देते हैं, ट्रस्ट के नाम, वो आपको मिल जाती है आफ्टर द एज ऑफ 18 के बाद। आप जो 18 की एज क्या कर लेंगे, अटेन, वो इसके बिना वो लीगल गार्जियन के पास रहती है। जैसे मूवीज में देखा होगा, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत पुरानी मूवी, तो मुझे बहुत ज्यादा आपको याद भी नहीं होगी शायद मूवी, एक मूवी थी बादल, बहुत ज्यादा पुरानी है, बॉबी देओल की, और उससे करंट वर्जन कियारा आडवाणी की नहीं आई थी, मशीन, बहुत नहीं लोगे आप लोग, तो धन्यवाद। तो मैं तो कंसेप्ट ही करवा सकता हूँ, उसमें क्या है, वो जब तक उसकी बेटी, दोनों मूवीज में कभी एक्सेप्ट करना, तो जब तक वो 18 की एज तक नहीं होती तो उसको बड़े संभाल के रखता है, बड़ा संभाल के, ये समझिए मतलब जमीन पे फिर रही है तो उसको कीड़ा ना काट जाए, आप कहते बड़ा केयरिंग बाप है, जो 18 की होने लगती है वही प्लानिंग कर रहा है उसको मरवा दो। कारण क्यों, 18 तक अगर उसको कुछ हो गया, जो उसका लीगल टेकर बना हुआ है, वो सारी प्रॉपर्टी किसको जाएगी, ट्रस्ट को, उसको कुछ नहीं मिलना किसी को। 18 के बाद सारी प्रॉपर्टी किसके नाम शिफ्ट हो जानी है, उस बच्चे के नाम, उसे गार्जियन जो छोड़ गए, जिसके नाम प्रॉपर्टी छोड़ गई। 18 के बाद अगर उसको कुछ हो गया 19-20 के बाद, फिर लीगल जो केयर टेकर था, सारी प्रॉपर्टी का मालिक कौन बनेगा, उसका केयर टेकर। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो वहां ट्रस्ट से जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह मिली बाय द वे ऑफ ट्रस्ट किसने बना के रखी होंगी। एक मैंने जो बताई थी, कभी कोई स्कूल कॉलेज का नाम सुनना, वहां ट्रस्टी वर्ड होता है, ये मेरे दादाजी वहां के ट्रस्टी हैं, चेयरमैन है, चेयरमैन अलग चीज है, ट्रस्टी वर्ड। या कई स्कूल कॉलेज को क्या बनाते हैं, ट्रस्ट। ट्रस्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, ट्रस्ट कभी सेल नहीं होता, आप इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, आप लिक्विडेट हो जाएंगे, आप दिवालिया हो जाएंगे, ट्रस्ट कभी भी बिकेगा नहीं, क्योंकि अल्टीमेट ट्रस्ट को फिर कौन टेकर कर लेता है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चलाएगी बट सदा आपका नाम रहेगा। आपने अपने दादा के नाम के, दादी के नाम पे, किसी नाम पे ट्रस्ट बना दिया, माता गुजरी के, माता किसी नाम पे, माता कौशल्या के नाम पे, किसी भी नाम पे आपने बना दिया, तो वो ट्रस्ट सदा आपके नाम पे रहेगा, और सदा आपकी पीढ़ियों का नाम बोलेंगे किसने बनाया, इसने। आप चाहे इंसॉल्वेंट हो जाए, आपका सारा कुछ बिक जाएगा, आपकी वो प्रॉपर्टी कभी भी नहीं बिकेगी। तो जितने भी स्कूल्स होते हैं, तभी ये मोस्टली क्या होते हैं, ट्रस्ट होते हैं, ये सारे ट्रस्ट बन के काम करते हैं एज अ ट्रस्टी, और इनके ऊपर ना तो कोई इनकम टैक्स है, ना इनके ऊपर कोई जीएसटी है। तभी सरकार ने इनको 2 साल स्कूल बंद रखे, खोलने की जरूरत नहीं है, इस साल में कुछ देना तो है नहीं, ठीक है ना, ठेके खोलो, कुछ पैसे तो बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आइए, फ्रॉम एनी हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूशन से आपको जो भी पैसा मिलता है वो है, यूनिवर्सिटी या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से स्कॉलरशिप वगैरह टाइप, ठीक है, कुछ मिल जाता है, जैसे आपके एमबीए के एंट्रेंस वगैरह पे होता है 40% फीस ऑफ, 30% ऑफ, या स्कॉलरशिप आपको बाय चेक आपके बैंक में आती है कई जगह, मान लो, या कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने दिया वहां आपको कुछ मिल गया, तो वहां उस पर कोई टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा। लोकल अथॉरिटी से अगर कोई म्यूनिसपैलिटी से रिवॉर्ड वगैरह आपको मिलता है तो वो चीज। नेक्स्ट का आईटीसी में मेन में याद कर लो, कोई इंडिविजुअल ने अगर ट्रस्ट बनाया था फॉर द बेनिफिट ऑफ अपने रिश्तेदार या इंडिविजुअल के लिए, वही ट्रस्ट वाली बात आ गई अल्टीमेटली। टी कोई ट्रस्ट हॉस्पिटल मेडिकल इंस्टीट्यूशन, फिर वही रिपीट है, उससे अगर कोई बेनिफिट आया, जो सेक्शन 1023 सी में क्या है, एग्जाम, जहां 10 आ गया फिर तो बोलने की जरूरत ही नहीं, वहां भी आप पढ़ेंगे 1023 सी में। और सी बाय वे ऑफ ट्रांजेक्शन, जिसको आप क्या नहीं मानते, जल्दी बोलो, याद है कैपिटल कहना पड़ा था, इसको ट्रांसफर ही नहीं मानते। जब वहां माफ कर दिया, फिर यहाँ क्यों टैक्स लगाओगे, तो हमने भी यहाँ माफ कर दिया। वहां कौन थे, हमने 5-6 पॉइंट पढ़े थे। नंबर 1, बाय पार्टीशन ऑफ एचईएफ, उनकी पार्टीशन टाइम जो मेंबर्स को एसेट मिलती है वहां उनकी टैक्स नहीं लगाया। नंबर 2, बाय वे ऑफ गिफ्ट इनहेरिटेंस प्रीवियस, मंजुला जयशा, हाँ, अभिषेक, ऐश्वर्या, वो चीज, उस पर हमने टैक्स नहीं लगाया। तीसरा, अमेलगामेशन कंपनी टू अमेलगामेटेड कंपनी। 4 और 5, होल्डिंग टू सब्सिडी, सब्सिडी टू होल्डिंग। अगर हमने वहां उसको ट्रांसफर नहीं माना तो उसको हमने यहां भी ट्रांसफर नहीं माना, कि आपको सर आप वहां तो माफ हो, अदर सोर्स लगेगा, फिर क्या फायदा हुआ, फिर तो हमने टैक्स लगा ही लिया, फिर तो टैक्स लगा ही लिया, तो वहां भी माफ है तो यहाँ भी माफ है। अदर बोल दिया इसको, एचयूएफ पार्टीशन होल्डिंग सब्सिडी, पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा हिंट दिया मैंने, ज्यादा नहीं। 247 की डेफिनेशन। ओ अदर क्लास ऑफ पर्सन, जिसपे ये कंडीशन क्या होंगी, ये अदर क्लास क्या होती है, बच्चा कहता है हमें याद नहीं करता, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन कई बार कुछ कुछ बंदों के नाम क्या कर देती है, अनाउंस, कि चल इन लोगों को माफ कर दो, इस लोगों को माफ कर दो, इतनी सी बात। नहीं, हाँ, इसमें अदर सोर्स 30%, अदर सोर्स है जी वो। कैजुअल इनकम, हाँ वही लॉटरी, कैजुअल इनकम, मैं बोल तो रहा हूँ कैजुअल इनकम रजे,
गेम लगा लो, कार्ड वर्ड्स लगा लो, पजल्स लगा लो, हॉर्स रेसेस में पैसा लगा लो, कुछ भी गैम्बलिंग लगा लो, कार्ड गेम, सारा कुछ है इसी में आ गया ना। बोलता हूँ डांस इंडिया डांस, अदर सोर्स, कोई भी इंडियन आइडल, अदर सोर्स, सब अदर सोर्स है, कितना मर्जी हो जी। वो तो 50,000 से ऊपर ही आपको पता है, करोड़ करोड़ तो मिल रहे हैं वहां पे, 10-10 5-5 लाख तो आम मिल रहे हैं। तो 30% टैक्स काट के, बल्कि इन काइंड भी होगा तो आपको टैक्स देके बताऊंगा, लोगों को बात समझ नहीं आती। अब वहां पे क्या होता है, कैश नहीं मिलता। मान लो हमने एक डिजायर कार रख दी, ये कार है जी, 10 लाख रुपए की कार मिलेगी आपको, आपको चिंता होगी कि कार मिलेगी, पर कार मिलेगी तब इफ यू हैव टू डिपॉजिट द टैक्स। ये वहां पे कंडीशन होती है, जो बंदा गेम खिला रहा है, ये आपको मेक श्योर करना, टीडीएस के अंदर आता है पॉइंट ये। आपने गिफ्ट तब रियलाइज करना है जब तक आप श्योर ना हो जाए सामने वाली पार्टी क्या देगी, टैक्स। अगर यही मैं आपको 10 लाख कैश देता, फिर तो मेरे हाथ पैसे थे, मैं 30% भी क्यों, 4% सेस भी तो लगाने, 31.2 टैक्स काट के बाकी पैसे आपको दे दूंगा। अब कार है, अब कार में क्या काटूं, उसके टायर निकालूं क्या, जो कि सीटें निकाल लूं कि मेरे पैसे थे। अब वहां लोगों को समझाया जाए कि भाई कार मिलेगी अगर तो जीत गया, कहता हाँ मैं जीत गया, कार मिल गई 10 लाख की। मैं क्या, कार लेने के लिए 10 लाख की कार है, यू हैव टू डिपॉजिट 3,12,000। उनको चिंता हो जाती है कि जीते हम लोग और हम ही पैसे दे रहे हैं, और प्रभु जीत तो आप गए। अगर यही कैश होता मैं आपको कितना देता, 688। आपको बात नहीं समझ आ रही। अब मैं कार थोड़ा काटूंगा, इसके टायर निकालो, सीट निकालो, बाकी ले जा, ये तो कर नहीं सकता। तो वहां मेक श्योर दैट कि स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स हो जाएं, सामने वाली पार्टी 3,12,000 आपको देगी, देन यू रियलाइज द कार, तब आप फोटो फोटो जाएंगे। वो अमिताभ बच्चन फोटो जाता है ना 1 करोड़ की, वो इतना बड़ा चेक से लेके आते हैं, लेके आप कहते हैं 1 करोड़ तो मिला, अकाउंट में 1 करोड़ नहीं आता, जब क्रेडिट होता है तो 31.2 टैक्स काट के इधर लड़ाई करने लगे, देखो जी फोटो में तो 1 करोड़ था, आए कितने। वो कहता है चेक कौन सा असली था, कितने का था, ले जा, इसी से फ्रेम करा ले, यही होगा ना। तो नेक्स्ट है ये नोट 2, प्रॉपर्टी का मतलब क्या, मूवेबल और कौन सी, मूवेबल। जो वहां शॉर्ट फॉर्म थी फटाफट आइएगा, शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर्स, अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन, इमूवेबल। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आया, एनी प्रॉपर्टी रिसीव एज गिफ्ट और एक्वायर्ड फॉर लो कंसिडरेशन अदर देन अबव, इनके अलावा, जो ऊपर नाम आ गया सर, बहुत बड़ा दायरा बोल रहा हूँ, इनके अलावा कोई नाम आ गया, उन पे 56(2)(10) नहीं लगेगा, तो क्या आ जाएगा, नॉन टैक्सेबल। जैसे कि एग्जांपल, कार, आपके यहां चलते हैं, आईफोन, तभी इसने एक्स भी लिखा, आईफोन एक्स, टीवी, फर्नीचर, रिस्ट वॉच एक्सेट्रा रिसीव्ड देन नॉन टैक्सेबल इवन इज मोर देन 50,000। तो साफ आपके लिए बोल दिया, जो डेफिनेशन आज मूवेबल की है वही मूवेबल की है, कल को कुछ और आ जाए तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज इसके ऊपर अभी कोई लॉ ऐसा नहीं आया। नेक्स्ट पॉइंट जी। हाँ जी, कुरियर, बुलियन, पुराने सिक्के रचे, पुराने सिक्के, सोने के सिक्के जो पुराने चलते थे, चांदी के, राजे महाराजाओं के टाइम पे बुलियन से, शर्फिया नहीं बोलते आप उसको, नाम सुना है, शर्फिया, इसको मोहरे, मोहरे सुना होगा, वो चीज। मुस्लिम्स एक्चुअली वर्ड्स थे, तब ये वर्ड चलते थे, पुराने किसी वक्त सिक्के पड़े हों, तब वो करेंसी आपकी लीगल क्या थी, बुलियंस, ये चीज थी। तो नेक्स्ट आइए, रिश्तेदार का मतलब क्या है इन केस ऑफ क्या, इंडिविजुअल। तो कुछ डेफिनेशन दी हुई है डायग्राम की तरह, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फटाफट कवर करने की कोशिश करता हूँ। एक जगह आपको रखना चाहता हूँ, अगर मेरे अकॉर्डिंग डेफिनेशन समझेंगे, 2 मिनट निकल जी, पढ़ लिखिए। इंडिविजुअल में मैं रख लेता हूँ यहाँ पे साहिल, अपने आप को, तो डेफिनेशन बड़ी जल्दी कैच करिएगा, अपने आप को आप समझिएगा। अगर साहिल है, मेरा ब्रदर पहला, धीरज उसकी मिसेस, डन, वो मेरे रिलेटिव है। मेरी सिस्टर, उनके स्पाउस, उनके हस्बैंड, अपने जीजा जी, वो अपने रिश्तेदार हैं। ऊपर चलिए, आपके माता पिता, मेरे फादर, मेरे मदर, ध्यान सुनना। आगे उनके ब्रदर, अगर मैं फादर के ब्रदर की बात करूं तो मेरा चाचा, ताया, दही होंगे, चाचा है ताया, उनके भी स्पाउसेस, चाची और ताई, क्लियर हो गया। अगर जाए सिस्टर, तो फादर के अकॉर्डिंग जाऊं तो बुआ, बुआ का स्पाउस कौन हो गया, फूफा, क्लियर हो गया। एक फादर के एंड पे जितने रिलेशन हो सकते हैं, ताया, चाचा, बुआ, ये होते हैं, और बना दो। अब आ जाओ मम्मी के एंड पे, मदर, मासी, ये होगी मासी का मासड़, साथ में आगे कौन आ जाएगा, मामा, मामे का मम्मी, ये दो ही होते हैं। हाँ, इसके ऊपर चलिए, लास्ट, लीनियर असेंडेंट एंड स्पाउस, यहाँ एक पीढ़ी है, यहाँ आगे उनके ब्रदर नहीं, जैसे मेरे फादर के आगे कौन होंगे, फादर, मैं मेरे दादाजी, आगे उनके 4 भाई हैं, उनका कोई रिलेशन नहीं, वो अपनी पीढ़ी 3 पीढ़ी तक कवर किया, 3 पीढ़ी में अपनी पीढ़ी, आपसे बैक आगे फादर, उनके आगे ताया, चाचा, ब्रदर सारे जो होते हैं। उसके ऊपर जाएंगे सिर्फ आपका सिंगल फैमिली, दादा दादी, उनके आगे ब्रदर नहीं है, आगे उनके स्पाउसेस नहीं है, फलाना कुछ नहीं है, सिर्फ दादा दादी। अब इसी डेफिनेशन में
चलिए उधर की साइड, उधर, और मैंने ध्यान नहीं दिया आपने, यहां मैंने किसको क्या माना, असेसी। आप किसी को भी असेसी यहां फिट करेंगे उसके एंगल से सोचना, ठीक है। अब मैं अपने एंगल से सोच रहा हूं, मेरे लिए स्पाउस मेरी मिसेस अंकिता, पहला पॉइंट, उसका ब्रदर और उसकी सिस्टर मेरा साला मेरी साली, सिंपल हो गया। इसके ऊपर जाऊं, उनके मदर और फादर, मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ, उनके आगे ब्रदर कवर नहीं, देख रहे हो डेफिनेशन। और मेरी पीढ़ी में अगर मैं अपनी डेफिनेशन में सोचूं एज अ गिफ्ट, तो मुझे सिर्फ उनके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ तक कवर है, उनके आगे मतलब मिसिस के चाचा जी मुझे गिफ्ट देंगे तो वो टैक्सेबल है। तो क्या कहना चाहिए उनको, मेरी मिसिस को दे दो, क्योंकि उनके फादर मदर की डेफिनेशन में आ जाए। तो ये सोचना पड़ता है गिफ्ट रिसीविंग कौन है, आप गिफ्ट देना ही है तो उसके नाम पे दे दीजिए, उसके नाम दिखा दीजिए। ऊपर सेम लीनियर असेंडेंट और कौन है, डिसेंडेंट, डन हुआ। नीचे डिसेंडेंट में आपकी अगली पीढ़ी, आपका बेटा, आपके डेफिनेशन में जो आ जाएगा उसकी भाई, उस अकॉर्डिंगली। तो ये डेफिनेशन है रिलेटिव की, पता होना चाहिए। और जिसको आप ऐसे ही मानेंगे उसके पॉइंट्स सोचिएगा, आगे दूसरे के पॉइंट्स। हाँ, याद हो गए नीचे, अपने फादर के अकॉर्डिंग सोचोगे आप, उनके बच्चे ही तो, नहीं भाई के बच्चे किसमें कह रहे तुम, सुनो जी एक मिनट, नहीं वो नहीं, वो कवर नहीं है, वो आपके डेफिनेशन में कवर नहीं होते, वो किसी और के डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे, आपके फादर को उस अकॉर्डिंगली। बस मैंने बैठ जाओ। बी पॉइंट, इन केस ऑफ एचईएफ क्या डाउट है बोलो, बता, फिर हो सकती हैं, इसमें क्या खास बात है, हद होगी यार, तुम आज भी यहाँ बहड़ के हुए हो, मगर तो पूछेगा 4 बीवियां हो तो 2 पे खड़ा है, जमाना फास्ट है प्रभु। तो एनी मेंबर ऑफ एचईएफ, वहां पर इंडिविजुअल नहीं चलेगा, एचईएफ चलेगा फिर वहां, हिंदू फैमिली, अपने धर्म में अलाउड ही नहीं होगा लीगली सर, इसलिए दिक्कत है, वरना कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ मुस्लिम में अलाउड है, फिर इसमें क्या दिक्कत है, मुस्लिम में अलाउड है, उनकी डेफिनेशन चेक करेंगे तो बिल्कुल कवर्ड है सर, ये बिल्कुल सही है, पर आपको वहां लॉ नहीं बनाने को दिया जा रहा, ये मुस्लिम में 4 बीवी, तुम पढ़ लो बैठ के, सालों को शौक है। देखो, एनी मेंबर ऑफ एचईएफ, एचईएफ में कोई ब्रदर सिस्टर चेक नहीं करा, चुपचाप एचईएफ का जो भी मेंबर होगा वो सारे रिश्तेदार, और रिश्तेदार ही हो गए, जिसको मेंबर बना लिया अपने घर का तो क्या बन गया आपका मेंबर। 56(7)B छोटा सा सेक्शन है, फटाफट इसको कवर करिए, जल्दी बताइए मुझे क्या फर्स्ट, प्रिया पढ़ना। शेयर इशूड ऑन प्रीमियम, ये दरअसल सुना भी +2 में आपने, जो शेयर आप प्रीमियम पे बेचते हैं, बट हर कंपनी का नहीं, हर कंपनी का नहीं, जो कंडीशन है, इफ एनी क्लोजली हेल्ड कंपनी, जस्ट लाइक ऐसे प्राइवेट नहीं बोल सकते, अनलिस्टेड शेयर्स मैं बोल सकता हूँ, क्लोजली हेल्ड कंपनी का इशू शेयर्स, किसको जल्दी बोलिएगा, टू एनी रेजिडेंट शेयर होल्डर ऑन प्रीमियम, देन करेंगे क्या, इशू प्राइस माइनस एफएमवी। अब आप कोई रेट पे तो शेयर बेचेंगे, मतलब 100 रुपए का, पर मार्केट में रेट क्या चल रहा है, 80 रुपए, जो आपने एक्स्ट्रा प्रीमियम कमाया वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड कौन सा, अदर सोर्स। पर ध्यान देना, पॉइंट था आपकी बुक में, मैंने भी ले लिया, ये छोड़ना कुछ नहीं है लॉ में, पर पता होना चाहिए मेरे शेयर कौन इशू करेगा, क्लोजली हेल्ड कंपनी, मोस्टली अनलिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड नहीं, लिस्टेड तो सेबी चले गए, लिस्टेड तो सेबी ले गया, और सेबी पूरा रिकॉर्ड रख रहा है उनका, क्या एफएमवी है, क्या इशू प्राइस है, क्या फेस वैल्यू है। ये अनलिस्टेड जो कहीं कोड नहीं होते, जो मार्केट में ओपन बिकते हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट लेने चले जाइए दुकानदार के पास, शेयर ले लिया बेच लिया, वहीं जाके बेचना पड़ेगा, कोई ट्रेडिंग उसकी नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट, ये बता रहा हूँ अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड। तो नेक्स्ट पढ़िएगा, कंपनसेशन ऑन किस पे, जल्दी बोलो, कुछ नाम पढ़ के समझ आया। अगर आप नौकरी छोड़ेंगे तो मैं आपको जो, हाँ, नौकरी निकालने से आपको कुछ पैसे दूंगी कि भाई तू ये नौकरी छोड़ दे, इसके बदले मैं तुझे कुछ पैसे देता हूँ, तो वो कहाँ टैक्स होगा, अंडरलाइन करिए, पढ़िए, एनी कंपनसेशन, पढ़ना प्रिया, any compensation or other payment due or received by any person in connection with the termination of his employment or modification of, जब मैं आपकी एम्प्लॉयमेंट की जो टर्म्स है उसमें कोई मॉडिफाई करूं, मॉडिफाई मतलब कि आप 6 बजे तक काम करते हैं, आप 8 बजे तक काम कर रही है, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन में, बाकी तो 6 बजे तक करते हैं, मगर पैसे भी तभी दे रहा हूँ एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए, इज ट्रीटेड एज क्या माना जाएगा, इनकम अंडर द कौन सा 56, जहां 56 आ गया मतलब अदर सोर्स। हाँ, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली इफ कंपनसेशन इज रिसीव किससे होगी, फ्रॉम अ पर्सन अदर देन किससे, अगर एम्प्लॉयर पैसे देगा फिर तो सैलरी जाओ, अगर एम्प्लॉयर ने कोई पैसा दिया फिर कहाँ जाओ, सैलरी। एम्प्लॉयर के अलावा कोई और पर्सन आपको पैसे देता है तो कहाँ जाएगा, अदर सोर्स। हाउएवर if it is treated from if it is received from employer then it is taxable as a profit in lieu of, क्या कहेंगे, शायद ये फर्स्ट पेज में वर्ड भी आया था, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, इसको प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी बोलते हैं, प्रॉफिट मिला किसके बदले में, सैलरी के बदले में, तो ये टैक्सेबल होगा अंडर द सेक्शन 17, बस 17 सुनते ही बोल दो सैलरी।
डन। मतलब यार एम्प्लॉयर पैसे देगा सैलरी, कोई और देगा तो अदर सोर्स। नेक्स्ट आइए, इसका कोई एग्जांपल देना, कोई और मतलब इसकी एग्जांपल है मोस्टली क्या होती है, किसी को नौकरी छोड़ने के लिए कहना, आपकी नौकरी लग गई कि मैं आपको 3-4 लाख रुपए देने को तैयार हूँ कि आप नौकरी छोड़ दीजिए और आपको तो आपको कोई और भी मिल जाएगी, या आपकी जगह मैं ज्वाइन कर लूंगा। वो जो 2-3 लाख रुपए देगा, वो भी क्यों, मैं देता हूँ आउटसाइड। आप किसी नौकरी में होते हैं, एग्जांपल देता हूँ, बड़ी कॉमन एग्जांपल है वैसे ये तो, कि आपकी अपॉइंटमेंट होगी, आपके बार रैंक किसका आता है, मेरा। अगर आप नौकरी छोड़ दें तो वो मुझे मिल जाएगी। ऐसा फिल्मी स्टाइल बहुत देखा होगा आपने अमिताभ बच्चन वाली फिल्मों में, ठीक है ना, कि आपको नौकरी मिल गई, लास्ट अगला अपॉइंटमेंट मैं हूँ, आप नौकरी छोड़ देंगे तो मेरी बारी। पर आप छोड़ेंगे क्यों, आपको कुछ लालच देना पड़ेगा, कुछ पैसे वगैरह, पर लीगली अलाउड है, ये नहीं है फोर्सफुली आपको कह रहा हूँ। फिर मैं लीगली बाय चेक पेमेंट होगी, आपको दिखाया जाएगा हाँ मैंने एज अ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको दिया। एम्प्लॉयर देगा छोड़ने के लिए, जैसे 3 मंथ्स प्रायर नोटिस देना पड़ता है, मैं तुझे तो अभी निकालना है, कहता निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे 3 महीने की सैलरी दे दो, तो वो कहाँ जाएगा, सैलरी में, वो पीजीपी नहीं आएगा, अदर सोर्स नहीं आएगा, ये पॉइंट है। जैसे सर अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर है कि जिसमें टर्मिनेट करेंगे उसमें सेम चीज है जी, आप टर्म्स में जैसे कॉन्ट्रैक्ट बन गया रिटर्न आपके साथ, उसमें आप कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, कोई चेंज वगैरह कराएंगे तो उस पर एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, जो भी मैं एक्स्ट्रा पैसे लूंगा कहाँ जाएगा, अदर सोर्स। अगर सैलरी का है फिर सैलरी जाएगा, एम्प्लॉयर के साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट फिर सैलरी जाएगा। सैलरी जाएगा। हाँ, जहां वर्ड एम्प्लॉयर आ गया वो सैलरी जाएगा, अदर देन एम्प्लॉयर आ गया वो कहाँ जाएगा, पीजीपी जाएगा, सॉरी अदर सोर्स जाएगा, ये पॉइंट है। नेक्स्ट केस थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा है, टैक्सेशन ऑफ किसकी बात करेंगे, डिविडेंड एंड किसकी, जल्दी डीम्ड। जितना हमसे आज एक बार ये हो सकता है मैं इतना पैरा तो जरूर कराऊं, इसके बाद जो आसान पैरा होगा वो करा दूंगा, क्योंकि इसकी थ्योरी समटाइम आ जाती है, व्हाट डू मीन बाय डीम्ड डिविडेंड। इसके 4-5 सेक्शंस हैं, 222 A B C D E। तो मैं कोशिश करता हूँ पहले इतना सा पैरा एक्सप्लेन करने की, बाकी फिर करूंगा। लो करिए शुरू जी। इंडियन कंपनी पढ़ना, Company formed and registered under Companies Act 1956 2013 or any law कहने की जरूरत ही नहीं, जो 1956 पुराना था और 2013 में जो बनी हुई है, या एनी अदर लॉ स्टैट्यूट में, जिसको बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट, कोई वर्ड सुना है, बॉडी कॉर्पोरेट, जो किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड, कंपनी लॉ में नहीं या किसी और लॉ में रजिस्टर्ड है, इंडिया में नहीं या फॉरेन में, इसको बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। अगला डोमेस्टिक कंपनी समझते हैं, डोमेस्टिक जो इंडिया में है, पढ़िए, इंडियन कंपनी और एनी अदर कंपनी, फॉरेन कंपनी हु मेड प्रेस्क्राइब्ड, इंडियन कंपनी थी जी, फॉरेन कंपनी भी डोमेस्टिक बन सकती है अगर कोई प्रेस्क्राइब्ड अरेंजमेंट्स कर दे, क्या, फॉर द डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ किसका, डिविडेंड विद इन इंडिया। दस ऑल इंडियन कंपनी आर ट्रीटेड एज क्या मानी जाएंगी, डोमेस्टिक कंपनी, बट ऑल डोमेस्टिक कंपनीज आर नॉट इंडियन। जैसे फॉरेन, उसको डोमेस्टिक बोल, चाहे इंडिया में काम कर रही है डोमिनोज, तो उसको डोमेस्टिक बोल नहीं सकते। जितनी डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो तो इंडियन कंपनी गारंटी होगी, पर जितने डोमेस्टिक कंपनी काम कर रही है वो इंडियन हो वो गारंटी नहीं है। कारण क्यों, डोमिनोज, मैकडी सब बाहर की हैं, सबवे बाहर रजिस्टर्ड है पर काम कहाँ कर रही है, इंडिया। तो डोमेस्टिक कंपनी होना और इंडियन कंपनी होना दोनों में फर्क है, याद रखिएगा, ठीक है। जो इंडियन कंपनी है वो तो डोमेस्टिक होगी ही होगी, उसका चक्कर ही नहीं, क्यों लॉ ही कहाँ रजिस्टर्ड है, 2013 और 1956 में। इफ अ फॉरेन कंपनी, makes prescribed arrangements for payment of dividends in India. हाँ ये तो फिर ऊपर भी आई थी लाइन, ये ऊपर भी आई थी, अगर फॉरेन कंपनी डोमिनोज वगैरह इंडिया में डिविडेंड का अरेंजमेंट तो तभी करेगी अगर इंडिया में शेयर बेचेगी, इंडिया में शेयर बेचेगी तो इंडिया के आरएससी में लिस्टेड भी तो होगी, सारी बात तो फिर वही आ गई। अगर आप ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं कि डिविडेंड आपको यही मिलेगा, देन मैं फॉरेन कंपनी को भी क्या मान लूंगा, डोमेस्टिक कंपनी। सर इतनी चर्चा कर क्यों रहे हैं, इसको फॉरेन मानो इसको डोमेस्टिक मानो, सुनिएगा, फॉरेन कंपनी विच इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी, डिविडेंड इनकम, अगर डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिला तो टैक्सेबल होगा इन द हैंड ऑफ क्या, रिसीवर एट, अंडरलाइन कर लो कौन सा रेट, नॉर्मल, नॉर्मल मतलब स्लैब रेट, नॉर्मल मतलब स्लैब रेट। ये पहले माफ होता था, बताना चाहिए, आज से 2-3 साल पहले डिविडेंड अंडर सेक्शन 1034 माफ होता था इन द हैंड ऑफ रिसीवर, तभी कंपनियां इसके ऊपर क्या पे करती थी, डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ये आपने और नाम तो सुना नहीं होगा गलती से, सीडीटी, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, ये इसी के नाम थे। कंपनी को कहा गया था जब भी आप डिविडेंड बांटोगे तो टैक्स काट के ही बांटोगे। अब जब कंपनी ने टैक्स पहले काट दिया तो हमारे हैंड में वो क्या था, एग्जम्प्ट। अब हमारे हैंड में क्या कर दिया, टैक्सेबल, कंपनी के हैंड में क्या कर दिया, एग्जम्प्ट। तो ये लॉ चलता रहता है, कंपनी को इनकम टैक्स को एक बंदे से टैक्स चाहिए, चाहे वो कंपनी पे करे चाहे वो आप पे। अब आप पे करेंगे और आप पे रेट कौन सा होगा, स्लैब, हाँ वो नहीं, मैंने कोई 15-20 नहीं कहा, स्लैब का। अगर फॉरेन कंपनी है, एक मिनट जी, फॉरेन कंपनी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ रिसीवर, ये भी कौन सा रेट है, नॉर्मल। हाँ फॉरेन का नॉर्मल आप जानते हैं, स्लैब, कोई एनआर को एज का बेनिफिट नहीं मिलता, ठीक है, 87 का रिबेट नहीं मिलता, मतलब जो कंडीशंस एक एनआर पे लगती हैं वो आपके ऊपर लगेंगी, इसलिए। हाँ जी डाउट था, हाँ कर लीजिए जी। लो जी, इसके बाद डीम्ड डिविडेंड अपा देखते हैं, अगर इवनिंग, हाँ जी आप बोलिए। Foreign company वाला तो
फॉरेन कंपनी क्या है, दोबारा सुन लीजिए। फॉरेन कंपनी को डोमेस्टिक कंपनी तब कह सकते हैं अगर वो स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स इंडिया में कर देती है डिविडेंड बांटने के, अगर नहीं करती तो फॉरेन कंपनी, तो उस पर टैक्स भी क्या लगेगा, स्लैब रेट ही लगेगा, बट स्लैब रेट क्या होता है, उसको एज का बेनिफिट नहीं मिलता एनआर के अंदर को, ठीक है। दूसरा बात, उसको 87 का रिबेट नहीं मिलता, वो काफी बड़ी गलती है। और उस पर स्लैब रेट भी क्या बात करेंगे, 40% टैक्स है उनके ऊपर, अलग रेट्स के टैक्स हैं कंपनी के ऊपर, और सेस भी लगे। तो मैं ये अलग से बात करूंगा जी, ये आपके 2-3 पेज मुझे दिख रहे हैं, इसको आप अलग बात करेंगे। आप कुछ तो इसके बाद आपका कौन सा स्टार्ट होता है, अच्छा ठीक है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं जी, कोई ज्यादा हो जाएगा क्योंकि टॉपिक छिड़ गया है 222 ABCDE, इसके 5 पॉइंट्स हैं, एक क्लास में नहीं हो पाएगा एकदम से, जितना हो गया काइंडली इसके 5 पेज को थोड़ा रिवाइज करना। मेन तो हमने चार्ट ही पढ़ा, मेन तो चार्ट ही था, फिर तो डेफिनेशन आई रिलेटिव की, फिर डेफिनेशन आई शेयर्स की, फिर आई मिस्टर आईडी हटलाइटीसी की, और मेन इसमें एक पड़ा डिविडेंड का छोटा सा, और इसके अलावा कंपनसेशन टर्मिनेशन और एक प्रीमियम, बस ज्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। एक मिनट जी, यहाँ तक कोई डाउट है तो पहले आप पूछ लीजिए एक बार, डन है।